ठीक है, उसके अंदर हम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं। तो हमारा मेन एम क्या होता है कि एक अच्छे से अच्छा प्रोग्राम बनाना। तो अच्छे प्रोग्राम की डेफिनेशन क्या होती है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ गुड प्रोग्राम? तो हम बोल सकते हैं कि गुड प्रोग्राम इज डिफाइंड एज दैट अ प्रोग्राम may run correctly, easy to read or understand, is easy to debug and easy to modify। यानी जो अच्छे से सही से रन हो, जिसको हम इजीली पढ़ सके, समझ सके, जिसको हम अच्छे से डिबग कर सके, यानी इजीली डिबग कर सके, और उसको हम मॉडिफाई कर सके, इसको हम बोलेंगे गुड प्रोग्राम। लेकिन हमारा मेन एम क्या होता है? गुड प्रोग्राम बनाना तो होता है, लेकिन इतना इनफ नहीं है। हमको कैसा प्रोग्राम बनाना है? गुड प्रोग्राम तो बनाना है, एफिशिएंट बनाना है। तो एफिशिएंट का मतलब क्या होता है? एफिशिएंट का मतलब होता है जो हमारा प्रोग्राम हमारी मेमोरी की साइज कम से कम ऑक्यूपाई करे और हमारा सीपीयू का टाइम कम से कम ऑक्यूपाई करे, क्या बोलेंगे? एफिशिएंट प्रोग्राम। ठीक है, तो गुड प्रोग्राम होना, अच्छा प्रोग्राम यानी कि गुड प्रोग्राम होना ही इनफ नहीं है, लेकिन हमको प्रोग्राम एफिशिएंट भी चाहिए। और एफिशिएंसी का मतलब यहाँ पे क्या होता है कि मेमोरी यानी कि रैम के अंदर या हार्ड डिस्क के अंदर वो कम से कम स्पेस ऑक्यूपाई करे, और हमारा सीपीयू का टाइम यानी एग्जीक्यूशन टाइम उसका कम से कम हो। अभी आपने एक सब्जेक्ट भी पढ़ना स्टार्ट किया होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है? यस सर। तो उसमें भी आप ये सारी चीजें पढ़ोगे कि क्या होता है, प्रोसेसिंग टाइम क्या होता है, कैसे उसको कम करना है। ठीक है, ये सारी चीजें उसमें भी आप पढ़ोगे। तो यही सेम चीज यहाँ से भी रिलेट होगी आपकी कि हमको प्रोसेसिंग टाइम कम से कम रखना है, तभी वो हमारा एफिशिएंट प्रोग्राम होगा। एफिशिएंट प्रोग्राम बनाने के लिए हमको डेटा मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट का यूज करना पड़ता है। कॉन्सेप्ट का यूज हम किसके हेल्प से करेंगे, किसकी मदद से करेंगे? डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर। तो डेटा स्ट्रक्चर क्या है? तो डेटा स्ट्रक्चर को हम क्यों यूज करते हैं? टू स्टोर, सबसे पहले तो स्टोर करने के लिए, ठीक है, सबसे पहले कलेक्ट करने के लिए, डेटा कलेक्ट करने के लिए, फिर स्टोर करने के लिए, फिर ऑर्गेनाइज करने के लिए हम यूज करते हैं। तो डेटा स्ट्रक्चर इज यूज्ड टू स्टोर और ऑर्गेनाइज डेटा इन सच ए वे सो इट कैन बी यूज एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली, कि जब भी उसका जरूर पड़े, वो डेटा की हमको जरूर पड़े, उस टाइम पे उसको हम इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली यूज कर सके। ठीक है, कम से कम टाइम ऑक्यूपाई करके, कम से कम मेमोरी स्पेस ऑक्यूपाई करके। तो इसलिए हम डेटा स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। फिर हमने देखा था कि डेटा क्या होता है, बोला कलेक्शन ऑफ वैल्यू इज अ डेटा। फिर हमने बोला था रिकॉर्ड क्या होता है, कलेक्शन ऑफ डेटा इज अ रिकॉर्ड। फिर हमने देखा था फाइल क्या होता है, कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड इज अ फाइल। तो ये सारी चीज हमने देखी थी। उसके बाद हमने अलग अलग क्लासिफिकेशंस देखे थे डेटा स्ट्रक्चर के, कि डेटा स्ट्रक्चर को आगे कितने अलग अलग टाइप में विभाजित यानी कि क्लासिफाई किया गया है, जैसे कि प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर एंड नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर। जब भी मैं बात करूंगा प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर की, उसमें मैं सिंगल वैल्यू की बात करूंगा, यानी एक वेरिएबल के अंदर एक ही वैल्यू में स्टोर करूंगा, और वो वेरिएबल का टाइप क्या होगा, आइदर वो इंटीजर हो सकता है, फ्लोट हो सकता है, कैरेक्टर हो सकता है, पॉइंटर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जो पहले से ही हमारी लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ आता है। इन बिल्ड बोल सकते हो, बिल्ट इन बोल सकते हो, डिफॉल्ट बोल सकते हो, प्राइमरी बोल सकते हो, फिर फंडामेंटल बोल सकते हो, बेसिक डेटा टाइप बोल, जो भी आप बोलो, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर। अब यही प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर का यूज करके हम हमारे जरूरत के हिसाब से कुछ मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर। नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर बोलेंगे। ठीक है, अब जब भी मैं बात करूंगा नॉन प्रिमिटिव की, यहाँ पे बात करूंगा मैं प्रिमिटिव की, तो यहाँ पे मैं किसकी बात कर रहा हूँ? सिंगल वैल्यू। 2 सेकंड, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ सिंगल वैल्यू की, और यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ कलेक्शन की, कलेक्शन की। ठीक है, तो ये कलेक्शन होगा तो वो कोई ना कोई कौन से टाइप का होगा, प्रिमिटिव टाइप का ही होगा। एम आई राइट? यस सर। वो कलेक्शन इधर मैं इंटीजर भी ले सकता हूँ, स्ट्रिंग भी ले सकता हूँ, फिर फ्लोट भी ले सकता हूँ, वो कलेक्शन के अंदर कुछ भी हो सकता है वो, लेकिन उसके अंदर मैं यूज तो करूंगा प्रिमिटिव ही करूंगा। ठीक है, तो यहां तक पता चला था प्रिमिटिव क्या होता है, नॉन प्रिमिटिव क्या होता है। यस सर। यस सर। फिर हमने देखा था कि नॉन प्रिमिटिव के अंदर एरे होता है। ठीक है, आज हम देखेंगे एरे क्या होता है। फिर हमने देखा था लिस्ट होता है, लिस्ट के अंदर लीनियर लिस्ट देखा था, नॉन लीनियर लिस्ट देखा था। लीनियर के अंदर कि जो 1 बाय 1 एक के बाद एक स्टोर करेगा सीक्वेंस वे में। ठीक है, उसको हम बोलेंगे लीनियर। अब लीनियर दो टाइप के होते हैं, होता है कंसेक्यूटिव मेमोरी लोकेशन, कि एक के बाद ही आ रहा है। अगर ए है यहाँ पे तो ए के बाद बी ही आएगा, सी ही आएगा, डी ही आएगा, ई ही आएगा। तो ये कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन में हुआ। दूसरा हमने देखा था नोड के लिए लिंक, हमने देखा था कि अलग अलग उसके लिंक से हमने उसको नोड को कहीं ना कहीं पॉइंट किया हो, जैसे कि ए के बाद कोई एक वैल्यू है वो डायरेक्ट मेरी डी पे या ई पे स्टोर है,
ई के बाद फिर वो सी पे स्टोर है, जैसे लिंक लिस्ट में हम करते थे, ठीक है। फिर हमने देखा था फाइल्स, तो फाइल्स अगर आपके सिलेबस में आगे नहीं है, हम कहाँ तक देखेंगे, एरे देखेंगे और लिस्ट देखेंगे। लिस्ट के अंदर लीनियर लिस्ट, उसके दो टाइप है, स्टैक एंड क्यू। फिर आगे नॉन लीनियर लिस्ट, उसके अंदर दो टाइप हम देखेंगे, ग्राफ एंड ट्री। तो यहाँ तक लास्ट लेक्चर में हमने देखा था। तो आज हम स्टार्ट करते हैं एक एक करके डीप में देखने के लिए। सबसे पहले हम किसका देख रहे हैं, ये एरे कौन से डेटा स्ट्रक्चर में आता है, कौन से टाइप में आएगा, नॉन प्रिमिटिव में। वेरी गुड, नॉन प्रिमिटिव डीएस में आएगा। तो देखते हैं एरे क्या होता है। अब एरे आपने ऑलरेडी सेम 1 के अंदर या सेम 2 के अंदर आप पढ़ चुके हो, तो आप में से मुझे कोई बताएगा एरे क्या होता है? Array is a collection of multiple values. Collection of multiple elements of same data type. Same data Very type. good. यहाँ पे लिखा हुआ है देखो, an array is a collection of similar data elements. अब कलेक्शन हुआ यहाँ पे, कलेक्शन जब वर्ड आता है तो समझ जाना कि एक या एक से ज्यादा भी कलेक्शन वर्ड आएगा, तभी यहाँ पे कलेक्शन वर्ड आएगा, ठीक है। तो एन एरे इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा एलिमेंट्स। अब सिमिलर डेटा एलिमेंट्स का मतलब कि अगर मैंने यहाँ पे 1 लिखा है तो 1 कौन से टाइप का है, इंटीजर। तो अभी मेरे एरे के अंदर जितने भी मेरे एलिमेंट्स होंगे वो सब सेम टाइप के ही होंगे। अगर यहाँ पे मैंने 1 लिख दिया तो यहाँ पे 2 3 4, फिर 5.5, फिर 6.6, फिर यहाँ पे मैंने पार्ट्स लिख दिया, ऐसा एक मेरा पूरा कलेक्शन बनेगा। एम आई राइट? यस सर। कितने लोग बोल रहे हैं कि मैं सही लिखा है यहाँ पे? नो सर, पार्ट्स नहीं आएगा ना, वो इंटीजर ही रहेगा। आएगा 1.1 1.2 आएगा? नो सर। नो सर, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो सिमिलर डेटा टाइप के ही होंगे जितने भी एलिमेंट्स होंगे। दिस डेटा एलिमेंट्स हैव द सेम डेटा टाइप। जितने भी मैंने स्टोर किए हैं वो एक ही डेटा टाइप यानी कि सिमिलर डेटा टाइप के ही होंगे। द एलिमेंट्स ऑफ द एरे आर स्टोरिंग कंसेक्यूटिव मेमोरी लोकेशन। अब इसका मतलब क्या होता है, कंसेक्यूटिव मेमोरी लोकेशन का मतलब क्या होता है, ठीक है। चलो उसका एक प्रैक्टिकल डेमो देख के हम देखते हैं। सही है, 5 में इतने एलिमेंट आएंगे? नो सर। क्यों नहीं आएंगे? नो सर। क्यों नहीं आएंगे? नो सर। 0 से क्यों होगा तो कैसा 0 2 0 से स्टार्ट 2 3 4 5। 4। हाँ सही है ना, लेकिन 0 to एलिमेंट क्यों सही नहीं है? नहीं है, क्यों नहीं आएंगे? 1 यानी 0। 2 सेकेंड, ये 0, ये 1 2 3 4 एंड 5, क्यों नहीं आएंगे? सर लास्ट में 5 नहीं आता, वो खाली गण जो। लेकिन ये 0 है ना, ये 0 है, तो 0 से स्टार्ट करो, 5 तक जाना। एरे इंडेक्स स्टार्ट्स विद 0 मेरे को 5 तक जाना है। कहां तक जाएगा? 5 तक ही जाएगा। 0 1 2 3 4 5। ऐसा क्यों कर रहे हो? 0 1 2 3 4 5 सही तो है। देखते चलो, देखते। कहां तक जाना है? 5 लिख दूं? एरे ऑफ आई, ठीक है। कहां से स्टार्ट करना है? 0 से। मेरा लूप कहां से स्टार्ट हो रहा है? 0 से। कहां तक जाना है? लेस देन 5, यानी 0 1 2 3 4, ठीक है। 0 1 2 3 4 आई प्लस प्लस। यहाँ पे मैं प्रिंट कराऊंगा, चलो देखते हैं एक बार ये प्रिंट हो जाने के बाद क्या आउटपुट आता है।
पहले तो एरर आएगी कि नहीं आएगी, चलो आप में से कितने लोग बोलेंगे इसमें एरर आएगी? सर आएगी सर हेडर फाइल नहीं आना सर। चलो क्यों एरर आएगी, रीजन? हेडर फाइल नहीं सर, हेडर फाइल नहीं है इसलिए एरर आएगी। आर यू श्योर? यस सर। झगड़े का उसमें सर कितने लोग बोल रहे हैं? नहीं यार नहीं सर, फॉर लूप का ब्रैकेट नहीं है तो एरर आएगी। गर्ल्स में से कोई बोल रहा है ऐसे कि फॉर लूप का ब्रैकेट नहीं है तो एरर आएगी? नहीं आएगी। चलो देखते हैं। आएगी सर। आप सब लोग को साबित करूंगा। सुनो, वार्निंग भी नहीं आएगी, एरर भी नहीं आएगी। देखते चलो क्या एरर आई। टू मेनी इनिशियलाइजेशन। तो आप लोग जो बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे? 6 में। वेरी गुड, चलो सही है। अभी देखते हैं। मैंने बोला था वार्निंग भी नहीं आएगी और एरर भी नहीं आएगी। हो गया रन? यस सर। हो गया रन? तो डीएस में आप यही पढ़ोगे, प्रोग्राम की साइज कैसे कम करनी है। अब आप होते तो आप क्या करते? ये चीज करते? यस सर। आपने ये कुछ चीज की होती है ऐसे, लेकिन मैंने ये लाइन हटा दी। जरूरी नहीं है, क्योंकि कोई भी ब्लॉक के अंदर अगर सिंगल लाइन ही होता है वो ब्लॉक में, तो काम करता है, कोई इश्यू नहीं है। करूंगा यहाँ पे मैंने इसके अंदर ही गेट ch लिखा तो ये काम नहीं करेगा, क्योंकि 4 के बाद अगर मैंने कर्ली ब्रेसेस नहीं किए तो ये सिंगल लाइन को ही वो क्या करेगा, समझेगा कि हाँ ये 4 के अंदर है, सिंगल लाइन तक। उसके बाद वो नहीं करेगा। अगर मल्टीपल लाइन लिखने कोई ब्लॉक में तो ही कर्ली ब्रेसेस करना है। क्लियर? अब ये तो चलो प्रिंट हो गया, ये तो चलो प्रिंट हो गया, एलिमेंट्स मेरे सारे प्रिंट हो गए। अब मुझे देखना है कि मेरे एरे की साइज क्या बनी है। तो प्रिंट है परसेंटेज डी, इंटीजर में ये आएगी ना साइज, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा साइज ऑफ। क्या लिख रहा हूँ? साइज ऑफ। किसका साइज देखना है? मेरे एरे का साइज देखना है। चलो एरे की साइज क्या बन रही है, क्या बनी? 2 सेकेंड 10 2 सेकेंड। चलो देखो, साइज ऑफ एरे 10 क्यों बनी? मैंने तो सिर्फ 5 तो लिया है। इंटीजर के 2 2 बाइट होता है। वेरी गुड। अभी देखते हैं कि स्टार्टिंग एड्रेस इसका क्या है। जहां पे 1 स्टोर हुआ है उसका एड्रेस क्या होगा। आप में से कोई मुझे बताएगा 1 का एड्रेस क्या होगा? कितने लोग बोलते हैं 0 होगा उसका एड्रेस? कितने लोग बोलते हैं कि 0 होगा? चलो कितने लोग बोलते हैं 0 नहीं होगा, कुछ और ही होगा, रैंडम होगा? सर रैंडम होगा। रैंडम सर। ओके, 0 क्या होगा? 0 क्या होगा? इंडेक्स वैल्यू। वेरी गुड, वेरी गुड। बस यही मैं कंफर्म करना चाहता था कि आप लोग को ये डिफरेंस पता है कि 0 वो इंडेक्स है और एड्रेस अलग चीज होती है। क्योंकि बहुत से बच्चे क्या कंफ्यूज हो जाता है, एड्रेस और इंडेक्स के बीच में कंफ्यूज हो जाते हैं। एड्रेस और इंडेक्स दोनों सेम नहीं हो सकते। ठीक है, अब देखते हैं इसका एड्रेस क्या है। एक एक का देखते हैं एड्रेस। कंसेक्यूटिव एड्रेस आएगा। अब देखो मेरे को यहाँ पे क्या करना है, एड्रेस प्रिंट करवाना है। मुझे इसके साथ साथ इसका एड्रेस भी प्रिंट करवाना है। एड्रेस ऑफ दिस इज परसेंटेज, क्या लिखूंगा मैं? यू। देखते हैं यहाँ पे मैं लिखूंगा n% एरे ऑफ i। देखते हैं क्या आउटपुट आता है। ठीक है, परसेंटेज यू किसके लिए होता है यूज? अनसाइंड इंटीजर। एड्रेस प्रिंट करवाते हैं। एड्रेस इससे प्रिंट नहीं हो रहा है, ये n% से प्रिंट हो रहा है। किससे हो रहा है? जब भी हम यहाँ पे n% लगाते हैं तो n% हमको क्या बताता है? उसका एड्रेस बताता है कि ये एलिमेंट है या ये वेरिएबल की ये वैल्यू कौन सी जगह पे जाके स्टोर्ड है। ठीक है, वो हमको बताता है। n% लगाने से ये आउटपुट आता है। तो बहुत बार आपने गलती की होगी प्रैक्टिकल के टाइम पे भी, में n% लगा दिया तो आपको आउटपुट उल्टा सीधा आता था, जिसको आप बोलते थे कि जंक वैल्यू आ गई। ऐसा आप बोलते थे, लेकिन वो जंक नहीं होता। वो एक्चुअली में क्या होता है, उसका एड्रेस होता है। चलो देखते हैं। अब देखो एड्रेस में आप नोटिस करो कि एरे की इंडेक्स 0 से स्टार्ट होती है। तो 0th एलिमेंट पे क्या है, कौन सा वैल्यू है? 0th इंडेक्स पे कौन सा एलिमेंट है? 1। उसका एड्रेस क्या है?
16. उसके बाद देखो कंसेक्यूटिव मेमोरी लोकेशन है 2 बाइट छोड़ के, 16 के बाद 18, 18 के बाद 20, 20 के बाद 22, 24 कंसेक्यूटिव मेमोरी आई, एक के बाद एक के बाद एक। हाँ सर, इंटीजर 2 बाइट ऑक्यूपाई करता है ना, इंटीजर 2 बाइट ऑक्यूपाई करता है, लेकिन देखो यहाँ पे कुछ भी ऐसा रैंडम नहीं आया कि 16 के बाद डायरेक्ट 20 आया या 16 के बाद 22 आ गया, 24 आ गया, लाइन में ही आया है। देखो 2 बाइट छोड़ के लाइन में आया। यहाँ तक पता चल रहा है? यस सर। तो ये यस सर, वेरी गुड। तो ये वाला जो था, ये लाइन मेरे को जो समझानी थी आप लोग को, 2 सेकेंड, कि यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि द एलिमेंट ऑफ द एरे आर स्टोर्ड इन कंसेक्यूटिव मेमोरी लोकेशन। क्या ये पता चला कैसे होता है? यस सर। एंड आर Yes, रेफरेंस sir. बाय एन इंडेक्स। ठीक है, हम उसको अगर रेफर करना चाहते हैं, कोई एलिमेंट को बीच में से या कहीं से भी उठाना चाहते हैं या फिर रेफर करना चाहते हैं, तो हम उसको किससे रिफर करेंगे? इंडेक्स से, जिसका दूसरा नाम क्या है? सबस्क्रिप्ट। क्या है? सबस्क्रिप्ट। जो ये स्क्वायर ब्रैकेट में जो भी हम लिखते हैं उसको हम बोलते हैं सबस्क्रिप्ट। ये स्क्वायर ब्रैकेट में जो लिखा है उसको हम क्या बोलेंगे? सबस्क्रिप्ट बोलेंगे। तो उसको हम इंडेक्स भी बोल सकते हैं, सबस्क्रिप्ट भी बोल सकते हैं। अगर मैं कभी इंडेक्स की जगह ऐसे बोलूं कि भाई एरे की 0 सबस्क्रिप्ट पे, तो क्या समझना है आपको? इंडेक्स। वेरी गुड, वेरी गुड। तो अभी यहाँ पे देखो एक सी का एक एग्जांपल लिया हुआ है कि कैसे आप एक एरे को सी के अंदर डिक्लेयर कर सकते हो। यहाँ तक ये पता चला? इतना पोर्शन? यस सर। यस सर। ओके, तो सी के अंदर एरे कैसे डिक्लेयर Yes, करते हैं, sir. क्या है उसकी सिंटेक्स? तो सबसे पहले हमको क्या लिखना होता है? उसका टाइप के कौन से टाइप का आपको एरे बनाना है। फिर यहाँ पे एरे का नाम, कि आप क्या नाम देना चाहते हो। मारो Get मारो attack. आवाज आवाज पाछळથી મને મારો મારો કેમ આવે છે? તો કેમ? હા એ જ કહું છું, મને મારો મારો એટલે અવાજ લો कर दो ने मारी। देन उसके बाद हमको सबस्क्रिप्ट के अंदर क्या लिखना है? उसकी साइज, कि आप कौन से साइज का एरे बनाना चाहते हो। अगर ये इंट है और यहाँ पे आपने 5 लिया है, तो आपकी एरे की साइज क्या होगी? 10. देखो यहाँ पे मैंने, जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं, इंट, यहाँ पे मैंने बोला मार्क्स, यहाँ पे मैंने बोला 5। तो अगर ये इंट टाइप का है तो इंट का एक एलिमेंट कितना बाइट ऑक्यूपाई करता है? 2 बाइट्स। 2 बाइट। 2 बाइट्स दे रहा हूं, कितने एलिमेंट? टोटल साइज क्या बनेगी? 10 बाइट। वेरी गुड। अगर मैंने यहाँ पे केयर लिखा होता, कैरेक्टर का मैं एरे बना रहा हूँ, ठीक है, तो कैरेक्टर कितने बाइट ऑक्यूपाई करता है? 1 बाइट। 1 बाइट। तो 1 टोटल मेरी 5 ही साइज है, तो मेरी इसकी एरे की टोटल एरे की साइज क्या हो जाएगी? 5 बाइट। वेरी गुड। अब यहाँ पे एग्जांपल लिया हुआ है कि इंट टाइप का मैं एरे बना रहा हूँ। एरे का नाम मैंने क्या रखा हुआ है यहाँ पे? मार्क्स। और कितनी साइज का एरे है मेरा? 10। तो 0 से लेकर 9 तक जाएगा। 0 से लेकर 9 तक जाएगा। यस सर। एरे की लेंथ, अगर मैं साइज बोलता हूँ ये, तो उसका मतलब होता है लेंथ। लेंथ कितनी है मेरी एरे की? 10 की मेमोरी साइज कितनी है? तो बाइट्स। 20। वेरी गुड। एक एग्जांपल था जिसमें हम ऐसे एरे को स्टोर करते हैं 0 से, अगर जो भी मेरा है n-1 तक। यहाँ पे ये जिसको जो भी मैंने यहाँ पे लिखा है 10, उसको मैं क्या बोलूंगा? किससे रेफर करूंगा? n। किससे रेफर करूंगा? n। तो मुझे कहां तक जाना है? n-1 तक। तो अगर 10 है तो कहां तक जाना है? n-1। अगर 5 है, 5 मेरा n की साइज है, तो कहां तक जाएंगे हम? 5-1 4। वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं, एरे के एडवांटेज डिसएडवांटेज देखते हैं। कि एरे आर जनरली यूज्ड व्हेन वी वांट टू स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ डेटा। ठीक है, एरे यूजुअली हम कब यूज करते हैं? जब हमको ऐसा लगे कि हाँ ये सिमिलर टाइप का ही मैं एलिमेंट स्टोर कर रहा हूँ और वो भी मेरे पास लार्ज अमाउंट में है, तभी हम एरे का यूज करते हैं। लेकिन इसके ये एक ही एडवांटेज था। अब उसके आगे मैं आपको उसके डिसएडवांटेजेस दिखाता हूँ, बट दे हैव द फॉलोइंग लिमिटेशंस। कि एरे के क्या लिमिटेशन है? सबसे पहले एरे आर ऑफ फिक्स साइज। फिक्स साइज का है। अगर मैंने यहाँ पे ऐसा लिखा कि इंट एरे ऑफ 5
तो मेरे कितने साइज का एरे बन गया? 5 बनेगा 10 बाइट साइज 10 bytes. मेमोरी साइज 10 बाइट एरे की लेंथ 5 5 साइज क्या होगी? 10 होगी, मेमोरी साइज 10 एंड लेंथ 5 होगी, ठीक है। लेकिन इसमें से मैं सिर्फ अभी 2 ही एलिमेंट इंसर्ट कर रहा हूँ, 3 ही एलिमेंट इंसर्ट कर रहा हूँ, 3 ही एलिमेंट मैंने इंसर्ट किए, फिर भी वो कितने बाइट ऑक्यूपाई कर लेगा? 10 bytes. 10। तो 2 इसके हुए, 2 इसके हुए, 2 इसके हुए, कितना हुआ? 6। मैंने ऑक्यूपाई कितना कर लिया था? 10 bytes. तो बच्चे कितने? 6 मैंने यहाँ पे यूज किया, 4 bytes. और जाएंगे वेस्ट। Waste. क्या हो जाएंगे? वेस्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे ये सबसे पहला डिसएडवांटेज कीजिए फिक्स साइज का होता है, यानी अगर मेरे को पता नहीं है पहले से ही कि मेरा कितने साइज का मैं कितने एलिमेंट्स आ सकते हैं, तो मैं एज्यूम करके नहीं रख सकता, क्योंकि अगर कम आए तो बाकी के जितने भी मेरे बाइट्स बचे हैं वो मेरे वेस्ट हो जाएंगे। दूसरा क्या है इसका डिसएडवांटेज? डेटा एलिमेंट्स आर स्टोर्ड इन कंटिन्यू करता है। चलो आजकल के पीसी के, आजकल के कॉन्फ़िगरेशन के पीसी में प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन अगर पहले हम देखते कि भाई जब 128 MB की रैम आती थी, फिर 512 MB की रैम आती थी, ठीक है, वो टाइम पे क्या होता है कि कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशन मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है, जरूरी नहीं कि हर बार हमको कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशन मिल ही जाए। अगर मैंने 100 साइज का एरे लिया है इंटीजर, तो मेरा कितने चाहिए, मुझे कितने बाइट्स चाहिए? 200 bytes. 200। तो जरूरी नहीं है कि 200 बाइट मुझे कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशन मिल ही जाएगा, ठीक है। आजकल तो चलो अब मेमोरी का कोई इश्यू नहीं रहा है आजकल के कॉन्फ़िगरेशन पीसी में, लेकिन पहले ऐसा हो सकता था कि कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशन नहीं मिलता तो प्रॉब्लम होती। तो ये सेकंड है डिसएडवांटेज कि ये कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशन में ही सेव करता है, एक के बाद एक के बाद एक। इसका एक एग्जांपल लेके समझते हैं, जो आपको समझाना चाहता हूँ वो। मेरे पास एक पार्किंग लॉट है, ठीक है, एक पार्किंग लॉट है। पार्किंग लॉट जानते हो ना क्या होता है? क्या होता है पार्किंग लॉट? ठीक है, ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितनी कार या कितनी बाइक में यहाँ पे पार्क कर सकता हूँ? 10। ठीक है, वेरी गुड, क्योंकि 0 से हम स्टार्ट कर रहे हैं, 0 से n-1 9 आ रहा है, यानी अगर साइज देखनी हो तो फिर हम क्या कर लेंगे, जो भी लास्ट एलिमेंट है +1 कर देंगे तो उसकी साइज मिल जाएगी हमें। तो सबसे पहले हमने बोला था कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन, जरूरी नहीं कि हर बार मिले ही हमको। तो यहाँ पे मैंने कार पार्क की, ठीक है, उसके बाद दूसरी कार आई तो उसको यहाँ पे पार्क नहीं करने देगा, वो क्या बोलेगा, कहाँ करना है आपको पार्क? 1 पे। चलो डन हो गया। थर्ड कार आई, कहाँ पे पार्क करने देगा वो? 4 5, इस तरीके से करने देगा वो। अब मान लो कि 7 नंबर की कार और 3rd नंबर की कार बाहर निकल गई, ठीक है, तो अभी तो जगह खाली है ना हमारे पास, कितनी आ सकती है यहाँ पे कार और? 2 कार. लेकिन एरे क्या बोलता है, कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन में ही सेव करना है। तो अभी एक नई कार आई तो ये क्या बोलेगा, मेमोरी फुल बोलेगा या स्टोर करने देगा? फुल बोलेगा. मेमोरी फुल बोलेगा कि भाई अंदर जगह नहीं है, क्योंकि आपको 9 के बाद कहाँ सेव करना पड़ेगा? 10 पे ही सेव करना पड़ेगा, 10 तो मेरे पास है ही नहीं। तो यहाँ पे दिक्कत क्या आएगी, जो 3rd नंबर की दिक्कत मैं आपको बता दूं, ये कंटिन्यूअस लोकेशन वाली दिक्कत पता चल गई कि क्या प्रॉब्लम हो सकती है। जरूरी नहीं कि हर बार हमको कंटिन्यूअस लोकेशन मिले ही। तो अभी देखो इसके बाद की जो एक मैं आपको डिसएडवांटेज दिखाता हूँ, ये खुला ही रहने दो। चलो, insertion and deletion of elements can be problematic because of shifting elements from their positions. क्या दिखा रहा है थर्ड? Insertion and deletion of element can be problematic because of shifting elements from their position. इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मुझे अब नई कार पार्क करनी है, जगह तो खाली है, तो कोई आर्ग्यूमेंट करेगा कि भाई 2 जगह तो खाली है, आप मुझे पार्क क्यों नहीं करने दे रहे हो? तो अब हमको क्या करना पड़ेगा कि भाई एरे है, कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन में ही सेव करना है। तो ये 4 को उठा के, ये वाली कार मेरे को उठा के कहाँ रखवानी पड़ेगी? यहाँ पे।
ये वाली यहाँ पे, ये वाली यहाँ पे, यहाँ पे तो खाली है, तो ये वाली यहाँ पे, ये वाली यहाँ पे, अब जाके कहीं ये 2 जगह खाली होगी, हुई अब 2 जगह खाली। अब हम बोलेंगे अब 8 पे पार्क करो, 9 पे पार्क करो। तो ये 2 एलिमेंट को या एक एलिमेंट को बीच में से कहीं इंसर्ट करने के लिए मुझे दूसरे एलिमेंट को क्या करना पड़ा, शिफ्ट करना पड़ा। ये थोड़ा प्रॉब्लमेटिक टास्क हो जाएगा। अगर चलो 5 या 10 एलिमेंट कर लेंगे, 100 से 1000 एलिमेंट से तो शिफ्ट करने जाएंगे तो कितना मेरा मेमोरी और कितना मेरा टाइम लगेगा, पूरा एफिशिएंट बनेगा? कितना टाइम अगर वो कंज्यूम करेगा। तो क्या पता चल रहा है क्या इसके ये डिसएडवांटेज है जो मैं आपको यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ, ये 3? यस सर। ये डिसएडवांटेज को हम कैसे सोल्व कर सकते हैं? तो अभी बात कर रहे हैं हम दूसरे टाइप का डेटा स्ट्रक्चर जो कि है मेरा लिंक लिस्ट। क्या आएगा? लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट सबसे पहला फ्लेक्सिबल है, ठीक है, जितना जरूरत पड़ती जाएगी उतना वो खुद को एक्सटेंड करता जाएगा, हटाना है तो डिलीट करता जाएगा, डिक्रीज इंक्रीज खुद के हिसाब से वो करता जाएगा, ठीक है। डायनामिक डेटा स्ट्रक्चर है, जबकि एरे स्टैटिक था, जितना हमने कंपाइल टाइम पे उसको दिया हुआ था मेमोरी उतना ही उसने ऑक्यूपाई कर लिया। अब ये रन टाइम पे है, डायनामिक है, उसका मतलब कि रन टाइम पे मुझे और मेमोरी की जरूरत पड़ी और स्पेस की जरूरत पड़ी तो रन टाइम पे लेता जाएगा। था लास्ट से में आपने पढ़ा होगा स्टैटिक और डायनामिक, ठीक है। तो देखते हैं, लिंक लिस्ट इज वेरी फ्लेक्सिबल डायनामिक डेटा स्ट्रक्चर इन विच एलिमेंट कॉल्ड नोड। अब यहाँ पे एलिमेंट को हम क्या बोलेंगे? नोड बोलेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक एलिमेंट स्टोर करवाया है, हम इसको यूजुअली क्या बोलते हैं? 1 2 3 जो भी लिखा है मैंने उसको हम क्या बोलेंगे? एलिमेंट्स बोलते हैं। तो अभी यहाँ पे लिंक लिस्ट के अंदर हम इसको क्या बोलेंगे? एलिमेंट की जगह पे नोड। ये एक नोड है, ये दूसरी नोड है, ये तीसरी नोड है, ये 4th 5th नोड 6th नोड, इस तरीके से हम बोलेंगे, ठीक है। फिर आगे देखते हैं कि क्या होता है। तो ये फॉर्म क्या करता है? एक सीक्वेंशियल लिस्ट फॉर्म करता है, इसको हम नोड बोलेंगे, और ये एक सीक्वेंशियल लिस्ट फॉर्म करता है। इन कॉन्ट्रास्ट टू स्टैटिक एरे, अ प्रोग्रामर नीड नॉट वरी अबाउट हाउ मेनी एलिमेंट्स विल बी स्टोर्ड इन अ लिंक लिस्ट। इसमें हमको फिक्र करने की जरूरत ही नहीं है, जितनी मेरे पास मेमोरी होगी अवेलेबल उतना ये हमको देता जाएगा। जैसे जैसे रिक्वायरमेंट बढ़ती जाएगी वैसे वैसे ये हमको एलोकेट करता जाएगा। लेकिन इसमें क्या है कि हमारे पास मेमोरी अवेलेबल होनी चाहिए। अगर 4 GB की रैम है, 2 GB अवेलेबल है, तो जब तक वो 2 GB फुल नहीं होता तब तक ये हमको एलोकेट करता जाएगा। एम आई क्लियर? यस सर। This feature enables the programmer to write robust programs which requires less maintenance हो सकता है। लेकिन अभी यहाँ पे हम एक और डिफरेंस देखेंगे कि एरे था वो रैंडम था। क्या था? रैंडम। और सीक्वेंस में करता था, लेकिन जब हम फेच करते थे तो फेच हम रैंडमली कर सकते थे, लेकिन लिंक लिस्ट सीक्वेंशियल ही फेच करेगा, सीक्वेंशियल ही ट्रैवर्सल करेगा, रैंडम ट्रैवर्सल हमको नहीं देगा, जबकि एरे हमको रैंडम ट्रैवर्सल देगा। क्यों ऐसा? क्योंकि हम एरे को इंडेक्स से रेफर करते थे। अगर मुझे 5th इंडेक्स वाला कोई वैल्यू देखनी है तो डायरेक्टली मैं एरे ऑफ 5 लिख देता था तो वो मुझे मिल जाता था। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे अगर मुझे 5th नंबर पे जो भी स्टोर है वो चाहिए तो मुझे सीक्वेंस में 1 2 3 4 को ट्रैवर्स करके आना पड़ेगा, फिर जाके मुझे 5th पे मिलेगा। यस सर। आगे देखते हैं। यस सर। ओके, आगे देखते हैं। इन अ लिंक लिस्ट ईच नोड इज एलोकेटेड स्पेस एज इट इज एडेड टू द लिस्ट। जैसे ही हम एक लिस्ट ऐड करेंगे उसको एक क्या मिल जाएगा? स्पेस एलोकेट हो जाएगी। एवरी नोड इन द लिस्ट पॉइंट्स टू द नेक्स्ट नोड ऑफ द इन द लिस्ट। ठीक है, जितनी भी मेरे पास लिस्ट होगी उसके बाद नेक्स्ट कौन सा आया। अब एरे में क्या होता था? मेमोरी लोकेशन होता था। जैसे हमने ये प्रोग्राम के अंदर देखा था कि 6 5 5 1 6 से स्टार्ट हुआ तो नेक्स्ट कहां पे सेव होगा? बोले 6 5 5 1 8 पे, फिर नेक्स्ट 20 पे, ऐसे हम पॉइंट करते थे। लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे हम? बोले ये फर्स्ट एलिमेंट यहाँ पे सेव है तो दूसरा कहाँ पे सेव है? 20 पे, तीसरा कहाँ पे सेव है? 18 पे। तो ऐसे हम उसके नेक्स्ट नोड को क्या करेंगे? पॉइंट करेंगे कि फर्स्ट एलिमेंट 16 पे सेव है, सेकंड 20 पे है, थर्ड एलिमेंट 20 के बाद 18 पे है। इस तरीके से हर एक नोड अपने नेक्स्ट नोड को क्या करेगा? पॉइंट करेगा। देयरफॉर इन अ लिंक लिस्ट एवरी नोड कंटेन्स द फॉलोइंग 2 टाइप ऑफ डेटा। यानी हर एक लिस्ट के 2 टाइप का डेटा होगा। सबसे पहला क्या होगा? वैल्यू। क्या होगा?
वैल्यू। उसका मतलब क्या? अगर मैं यहाँ पे एक लिस्ट बना रहा हूँ, एक नोड बना रहा हूँ, तो एक नोड के अंदर दो चीजें होगी, एक होगी वैल्यू दूसरा एड्रेस, और दूसरा उसका नेक्स्ट का एड्रेस। क्या होगा? उसके नेक्स्ट नोड का एड्रेस। एड्रेस, अ पॉइंटर और लिंक टू द नेक्स्ट नोड इन द लिस्ट। ये दो चीज हम सेव करेंगे लिंक लिस्ट के अंदर। क्या यहां तक पता चल रहा है आप लोग को? यस सर। ओके, ये सारा ओवरव्यू है। आगे जाके ये सारे चैप्टर्स है। एरे का एक पूरा चैप्टर आएगा, लिंक लिस्ट का एक पूरा चैप्टर आएगा, फिर स्टैक का पूरा एक यूनिट है, ट्री एंड ग्राफ का पूरा एक यूनिट है। उस तरीके से पूरा आगे जाएगा। ये जस्ट एन ओवरव्यू है, ठीक है? तो अच्छे से समझ लेना, तो आगे जाके आपको ये इजीली समझ में आ जाए। अब नेक्स्ट, लिंक लिस्ट हमने देख लिया, एडवांटेजेस देख लिए। अब हम देखते हैं कि स्टैक क्या होता है। अब स्टैक कौन से टाइप का डेटा स्ट्रक्चर है? चलो मुझे कोई बताओ, स्टैक कौन से टाइप का डेटा स्ट्रक्चर है? देखो यहाँ पे हमने क्लासिफिकेशन में क्या देखा था, स्टैक किसके अंदर आता है? लीनियर में आता है। वेरी गुड। तो जब भी आप अगर कुछ स्टैक का लिखो तो आपको क्या लिखना है? स्टैक इज अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर इन विच इंसर्शन एंड डिलीशन ऑफ एलिमेंट आर डन एट ओनली वन एंड। यानी इंसर्ट भी हमको एक ही जगह से करना है और डिलीट भी हमको एक ही जगह से करना है। और वो जो पोजीशन है जहां से हम इंसर्ट करते हैं और डिलीट करते हैं उसको हम बोलेंगे टॉप। इसका मतलब क्या है समझते हैं? स्टैक का मतलब होता है ये स्टैक है मेरा, ये स्टैक है, ठीक है? अब पूरा स्टैक मेरा अभी क्या है? एम्प्टी है। स्टैक मेरा क्या है? एम्प्टी है। तो मेरा टॉप जो होगा वो मेरा -1 पे होगा। कहां पे होगा? -1। तो अभी मुझे क्या करना है? एक एलिमेंट को इंसर्ट कराना है। ये 0 हुआ, ये मेरा 1 हुआ, ये मेरा 2 हुआ, ये मेरा 3 हुआ और ये मेरा 4 हुआ। तो मुझे 0 पे कुछ करना है इंसर्ट, तो मुझे टॉप को पहले क्या करवाना पड़ेगा? टॉप को भी -1 पे है ना, तो मुझे टॉप को क्या करना पड़ेगा? नहीं, टॉप इक्वल्स टू टॉप प्लस 1। तो -1 + 1 0। अभी मेरा टॉप यहाँ पे आ गया, मैंने डेटा इंसर्ट कर दिया 5। अब मुझे नेक्स्ट एलिमेंट इंसर्ट करना है, टॉप को 1 पे ले जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे चलो टॉप यहाँ पे आ गया। तो देखो मैं इंसर्ट कहां से कर रहा हूँ? टॉप से ही कर रहा हूँ। टॉप पे इंसर्ट कर रहा हूँ मैं, टॉप पे इंसर्ट कर रहा हूँ मैं। देखो मैंने यहाँ तक इंसर्ट कर दिया। अब मेरा टॉप लास्ट में मैंने इंसर्ट किया था यहाँ पे, तो टॉप मेरा यहाँ पे होगा। अब मुझे डिलीट करना है, तो मैं नीचे से डिलीट नहीं कर सकता, नीचे से डिलीट नहीं कर सकता। मुझे डिलीट भी कहां से करना है? यहाँ से ही करना है। ऊपर से डिलीट करते करते नीचे आना है, ठीक है? तो इसको हम बोलते हैं लिफो। क्या बोलेंगे? लिफो। लास्ट इन फर्स्ट आउट। लास्ट में कौन आया था? ये आया था, तो पहले कौन बाहर निकलेगा? ये निकलेगा, ठीक है? देखते आगे एक एक करके एग्जांपल से लेके समझेंगे हम पूरा। यस एग्जैक्टली। जैसे लिंक लिस्ट में हम पॉइंटर का यूज करते हैं, स्टार्ट नोड, एंड नोड, फिर नेक्स्ट नोड, ऐसा हम करते हैं ना कि स्टार्ट का नेक्स्ट, फिर ये इसका नेक्स्ट। तो वैसे ही यहाँ पे इसको टॉप से आइडेंटिफाई करेंगे कि टॉप अभी कहाँ पे है मेरा, ठीक है? तो स्टैक इज कॉल्ड अ लास्ट इन फर्स्ट आउट, यानी कि जो लास्ट में एलिमेंट हमने इंसर्ट किया है वही पहले डिलीट होगा। लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो लास्ट में आया वही पहले जाएगा। बिकॉज द लास्ट एलिमेंट विच इज एडेड टू द स्टैक इज द फर्स्ट एलिमेंट विच इज डिलीटेड फ्रॉम द स्टैक। अब स्टैक मैंने कैसे बताया? स्टैक को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? इस तरीके से करेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे जो भी मैं इंसर्ट कर रहा हूँ तो लास्ट में कौन आया होगा? यहाँ पे आया होगा टॉप। इसको हम टॉप बोलते हैं ना। देखो मैं ऐसे बोलूँ ये बॉटम हुआ, ये बॉटम, तो ये क्या हुआ मेरे लिए? टॉप। तो मैं टॉप से ही इंसर्ट करते करते जाऊंगा। अभी कुछ भी नहीं है, बॉटम खाली है मेरा, तो मैं टॉप से इंसर्ट करते करते टॉप यहाँ पे जाएगा ना पूरा मेरा। तो डिलीट भी मैं कहां से करते करते आऊंगा? टॉप से ही डिलीट करते करते आऊंगा। तो ये टॉप का मतलब समझ लो क्या होता है? टॉप। तो टॉप से डिलीट करूंगा। ओके। इन द कंप्यूटर मेमोरी स्टैक कैन बी इंप्लीमेंट यूजिंग एरे और लिंक लिस्ट। अब स्टैक को हम दोनों तरीके से इंप्लीमेंट कर सकते हैं, एरे से भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं और लिंक लिस्ट से भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है? अब स्टैक के अंदर अलग अलग ऑपरेशन हम परफॉर्म करते हैं। जैसे एरे के अंदर हम डेटा इंसर्ट करते हैं, डिलीट करते हैं, फिर डिस्प्ले करवाते हैं, वैसे स्टैक के अंदर भी हम इंसर्ट करते हैं, डिलीट करते हैं और डिस्प्ले करवाते हैं। तो जब भी हम इंसर्ट करते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं? पुश। क्या बोलेंगे? पुश।
कि भाई ये जो भी मेरा स्टैक है इसके अंदर डेटा क्या करो, पुश करो। क्या करो? पुश करो। उसके बाद अगर बाहर निकालना है, यहाँ से बाहर निकालना है, डिलीट करना है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? पॉप करो। कि इसमें से बाहर निकालो, पॉप आउट करो, इसको पॉप करो। ठीक है, अब मुझे पीप, पीप का मतलब कि टॉप मोस्ट एलिमेंट, के टॉप पे कौन सा एलिमेंट है वो देखना है। पीप या पिक, इसको हम दोनों चीज से बोलते हैं, पिक भी बोलते हैं और पीप भी बोलते हैं। पे कौन सा एलिमेंट है, अगर मैं आपको बोलूं यहाँ पे ड्रॉ करके, अभी चलो पहले मुझे एक डेटा इंसर्ट करना है, तो मैं क्या करूंगा? तो चलो मैं यहाँ पे पुश कर रहा हूँ। फिर से मुझे इंसर्ट करना है, तो क्या करूंगा? पुश करना है। पुश। ये मेरा टॉप यहाँ पे होगा ना, अभी 4 पे होगा ना टॉप मेरा। अब मुझे पॉप करना है, तो मैं 1 को पॉप कर दूंगा। नहीं सर 4। तो किसको करूंगा? 4 4 को मैं पॉप किया, चलो 4 बाहर निकल गया, तो 4 यहाँ से हट गया मेरा। चलो तो अभी टॉप मेरा कहाँ पे है? 3 पे। तो अभी जब भी मैं पीप बोलूंगा या पिक बोलूंगा तो मुझे क्या रिटर्न करेगा? 3 दिखा। 3 रिटर्न करेगा। क्या रिटर्न करेगा? 3। टॉप अभी जहाँ पे है उसकी वैल्यू, टॉप अभी जहाँ पे है उसकी वैल्यू रिटर्न करेगा। Am I clear कि पीप और पिक क्या करता है? यस सर। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। यस तो क्या ये पता चला आप लोग को क्या होता है स्टैक? यस सर। यस सर। पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है। आपको टॉप मोस्ट, अभी क्वेश्चन क्या था गर्ल्स की साइड से कि अगर बीच में से कुछ निकालना हो तो ऑब्वियसली पॉसिबल नहीं है। अब स्टैक का एक एग्जांपल देखते हैं हम। आप लोग शादी वगैरह में जाते हो या कहीं कोई फंक्शन में जाते हो, खाना खाना है, बुफे होता है, बुफे सिस्टम हो गया आजकल। एक टेबल होता है, टेबल पे क्या होता है? डिशेस पड़ी होती है, डिशेस पड़ी होती है। तो क्या ये डिशेस, जो लास्ट वाली डिश है वो सबसे पहले आई होगी? एम आई राइट? यस और जो सर। ऊपर रखी गई वो Yes, सबसे sir. लास्ट में आई होगी। तो Yes, आप लोग जब जाते हो, लाइन में जाते हो, तो कहाँ से उठाते हो? नीचे से डिश उठाते हो, ऊपर से उठाते हो? ऊपर से। बीच में से उठाते हो क्या? ऊपर से। बहुत सारी डिश है तो ऊपर से ऐसे ऊपर करके फिर बीच में से खींच लेते हो, ऐसा करते हो कि फिर ऊपर जो पड़ी उसको ही उठा लेते हो? बीच में से भी लेने के लिए ऊपर वाली तो हटाते ही हो ना आप लोग। ऊपर से ऊपर। यस सर। तो बीच में से पॉसिबल ही नहीं है, बीच में से भी लेना हो तो ऊपर वाली हटाने के फिर बीच में से आप निकालते हो। तो पता चला कि क्या होता है ये स्टैक, और क्या होता है टॉप, और क्या होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट। यस सर। क्लियर हो गया डाउट? जिनको डाउट था कि बीच में से क्यों नहीं हट सकता, बीच में से हटाने जाओगे तो गिर जाएगा, नीचे से हटाने जाओगे तो गिर जाएगा। तो देखो पुश ऑपरेशन एड्स, तो पुश क्या करेगा? एक ऐड करेगा टॉप पे, फिर पॉप क्या करेगा? रिमूव करेगा, और पीप क्या करेगा? जो भी टॉप मोस्ट एलिमेंट है उसको डिस्प्ले करेगा, डिलीट। तो ये था स्टैक। अब देखो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है। अब यहाँ पे इंसर्ट करने से पहले मुझे देखना पड़ेगा हमेशा कि क्या मेरा स्टैक फुल तो नहीं हो गया। अब ये मेरा टॉप अभी कहाँ, मेरी लिमिट कितनी है यहाँ पे देखो, कितने की मेरी साइज है? 4 की साइज है। मैं यहाँ पे रख देता हूँ तो भी क्या नेक्स्ट एलिमेंट में यहाँ पे कर पाऊंगा? नहीं। Yes, sir. तो मैं बोलूंगा No, स्टैक इज फुल, स्टैक इज फुल। फुल। अगर मेरा टॉप, ये मेरा जो एलिमेंट है उससे बढ़ जाएगा, इसको मैं बोलूंगा मैक्सिमम। क्या बोलूंगा? मैक्स। क्या बोलूंगा? मैक्स। अगर मेरा टॉप मैक्स से ज्यादा हो जाएगा, टॉप ग्रेटर देन मैक्स हो जाएगा, तो मैं क्या बोलूंगा? स्टैक इज फुल। स्टैक इज ओवरफ्लो, ओवरफ्लो। तो जब भी हम एक नया एलिमेंट इंसर्ट करते हैं तो मुझे ये ओवरफ्लो वाली कंडीशन चेक करनी पड़ेगी कि टॉप ग्रेटर देन मैक्स तो नहीं है, नॉट इक्वल्स टू, सॉरी नॉट ग्रेटर देन मैक्स। अगर वो मैक्स से ज्यादा नहीं है तो इंसर्ट करेंगे, अगर मैक्स से ज्यादा है तो हम क्या बोलेंगे? स्टैक इज ओवरफ्लो। जब डिलीट करेंगे तब हम अंडरफ्लो कंडीशन चेक करेंगे कि क्या मेरा टॉप 0 से कम तो नहीं है, 0 से कम तो नहीं है, यानी मेरा टॉप -1 तो नहीं है। अगर टॉप मेरा -1 हुआ तो क्या हो जाएगा? वो है ही नहीं तो क्या डिलीट करोगे? जब भी है ही नहीं तो डिलीट क्या करोगे? ठीक है, तो अंडरफ्लो के लिए जब डिलीट करेंगे तब अंडरफ्लो की कंडीशन देखेंगे, जब इंसर्ट करना है तब ओवरफ्लो की कंडीशन देखेंगे। क्लियर? पता चल गया? सर रिपीट कर दो ना सर। यस सर। क्या बोल रहे हो? रिपीट कर दो ना। एक बार रिपीट कर देता हूँ, चलो कोई इश्यू नहीं है। यहाँ पे मेरी पास एक बाल्टी है, क्या है? बाल्टी। है।
બરાબર છે. અહીંયા નળ ચાલુ કર્યો આપણે, નળ ચાલુ કર્યો બરાબર, પાણીનો માની લો આ નળ છે, આ નળ છે. હવે નળમાં પાણી જે ભરવાનું ચાલુ થશે ક્યાંથી શરૂઆત થશે? નીચેથી. નીચેથી. bottom. બરાબર છે. સ્ટેકનું જે એક્ઝામ્પલ છે, ભરાય છે 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 ભરાય છે. જેવું અહીંયા જેની લિમિટ આવી ગઈ તો શું થશે? હવે પાણી Overflow. તો આપણે ઓલરેડી ડોલ ભરી હોય કે બાલટી ભરી હોય તો બી એમાં પાણી ભરીએ છે? No, sir. નથી ભરતા ને. તો એવી રીતે સ્ટેકની પણ એક લિમિટ હોય. સ્ટેક પણ એક રીતની મારી બાલટી જ છે, આ એક સ્ટેક પણ મારી એક રીતની બાલટી જ છે, જેની એક લિમિટ છે કે આમાં 5 લીટર જ આવશે પાણી, 5 લીટરથી વધુ પાણી નહીં આવે. તો જો 5 લીટર પાણી ભરાઈ ગયું હોય તો એની અંદર હું વધારાનું થોડું બી પાણી નાખવા જઈશ તો શું થશે? તો જ્યારે પણ આપણે ડોલની અંદર પાણી ભરવા જઈશું તો પહેલા જોઈશું કે ડોલ કેટલી ખાલી છે, ડોલમાં જગ્યા છે હશે તો જ આપણે પાણી ભરીશું ને. તો એવી જ રીતે જ્યારે સ્ટેકની અંદર ડેટા એડ કરવા જઈશું ચેક કરીશું કે સ્ટેકમાં જગ્યા છે. જો જગ્યા હોય એટલે કે ફૂલ નથી થઈ ગયો, મેક્સિમમ લિમિટ નથી આવી ગઈ. જો મેક્સિમમ લિમિટ ના આવી હોય તો જ જશે, અને મેક્સિમમ લિમિટ ઉપર મારો ટોપ આવી ગયું હશે એટલે અહીંયા ટોપ પર દેખાશે ને પાણી ભરેલું મને. જો ટોપ પર પાણી આવી ગયું છે તો હું શું કહીશ કે સ્ટેક મારો શું થઈ ગયો છે? હવે ઓવરફ્લો. ઓવરફ્લો થઈ ગયો છે. એવી જ રીતે પાણી ભર્યા પછી આપણે પાણીનો યુઝ કરીશું તો પાણી ખાલી થશે. Yes, sir. અત્યારે પાણી આટલું છે આટલું છે આટલું છે આટલું છે, હવે ડોલમાં પાણી જ નથી, ડોલની અંદર પાણી જ નથી, ડોલ ખાલી છે. તો તમે શું કાઢશો? ડોલમાંથી કાઢશો શું? એ બાલ્ટીમાંથી કાઢશો શું? ખાલી છે ને. Yes, sir. એવી જ રીતે જ્યારે આમાં પાણી છે જ નહીં તો મારી માટે શું થયું? અંડરફ્લો. કે ભાઈ બાલ્ટીની અંદર પાણી જ નથી તો તમે કાઢશો શું? એવી રીતે સ્ટેકની અંદર એલિમેન્ટ જ નથી તો ડિલીટ શું કરશો? તો જ્યારે ઇન્સર્ટના ટાઈમે આપણે ઓવરફ્લો કન્ડિશન ચેક કરીશું અને ડિલીટના ટાઈમે અંડરફ્લો કન્ડિશન ચેક કરીશું કે શું મારો સ્ટેક ખાલી તો નથી ને. જો ખાલી હશે તો પછી ડિલીટ જ શું કરશું આપણે? ખબર પડી હવે તમને? તો ડિલીટ કરવા જવાનું જ નહીં. ક્લિયર? જેને ડાઉટ હતો એમને? યસ સર, યસ સર. ઓકે. નેક્સ્ટ વન ઇઝ ક્યુ. હવે આ ક્યુ છે, જેમ સ્ટેક હતું બરાબર છે, એને આપણે કઈ રીતે જોતા હતા? વર્ટિકલી. તો આને આપણે કઈ રીતે જોઈશું? હોરિઝોન્ટલી. ઠીક છે. સ્ટેક શું હતું મારી પાસે? LIFO. ક્યુ શું છે? FIFO. જે પેલા આવ્યું એ જ પેલા. તમે ક્યારે ટિકિટની લાઈનમાં ઉભા છો કે કોઈ જગ્યાએ લાઈન પર ઉભા રહ્યો છો? અહીંયા જે બિલ ભરવાની લાઈનમાં કે ગમે તે ટિકિટ લેવાની લાઈનમાં જે પેલા આવ્યું હોય એને જ પેલા વસ્તુ મળે ને પછી એ જ પેલા બહાર નીકળે ને. Yes, sir. યસ સર. એને આપણે શું કહીએ છીએ? બધાને કહીએ કે સ્ટેન્ડ ઇન અ ક્યુ, સ્ટેન્ડ ઇન અ ક્યુ, કે લાઈનમાં ઉભા રહો, લાઈનમાં ઉભા રહો. બહુ લાંબી ક્યુ છે, આપણે નથી કહેતા કે બહુ લાંબી લાઈન લાગી છે, બહુ લાંબી ક્યુ છે, ક્યારે વારો આવશે ખબર નહીં. તો આ એક ક્યુ જે ગયો તો એ જ પેલા બહાર આવશે. બરાબર છે. તો એવી રીતે અહીંયા જોઈએ કે ક્યુ ઇઝ અ ફર્સ્ટ ઇન ફર્સ્ટ આઉટ ડેટા સ્ટ્રક્ચર ઇન વિચ the element that is inserted first is the first one to be taken out. જે પેલા આવ્યો છે એ જ પેલા જશે. તો અત્યારે અહીંયા 0 પર કોણ છે? 10 છે. તો ઓબ્વિયસલી 10 0 પર છે તો પેલા 10 આવ્યો હશે ને. પેલા 12 પણ એ જ નીકળશે. Yes, sir. પછી 20 નીકળશે, પછી 30 નીકળશે. બીજું, હવે the element in a queue are added at only one end. હવે ઓલામાં સ્ટેકમાં જો એડ અને ડિલીટ બંને એક જ પોઝિશનથી જતું હતું ને એ પોઝિશન આપણે શું કહેતા હતા? ટોપ. પણ અહીંયા જે જગ્યા એટલે કે જે પોઝિશન રાઈએ છે ડેટાને એને આપણે કહીશું ફ્રન્ટ. શું કહીશું? સોરી એને આપણે કહીશું રેર. કેમ કે આપણે લાઈનમાં પાછળથી ઇન્સર્ટ કરાવીએ ને, જો પાછળથી આવીશું તો જ્યાં પણ આપણે ઇન્સર્ટ કરીશું નવો એલિમેન્ટ એ પોઝિશનને આપણે શું કહીશું? રેર. તો ધ એલિમેન્ટ ઇન અ ક્યુ આર એડેડ એટ વન એન્ડ. એક જ જગ્યાએથી એડ થશે અને એ પોઝિશનને આપણે શું કહીશું? રેર. એટલે કે પાછળથી એડ થશે અહીંથી. એન્ડ રિમૂવ ફ્રોમ ધી અધર એન્ડ. અને બીજી સાઈડથી એ રિમૂવ થશે. જ્યાં જગ્યાએથી આપણે રિમૂવ કરાવીએ છીએ એ જગ્યાને આપણે શું કહીશું? ફ્રન્ટ. લાઈક સ્ટેક ક્યુઝ કેન બી ઇમ્પ્લિમેન્ટેડ. હવે સ્ટેકની જેમ જ ક્યુ પણ આપણે એરે અને લિંક લિસ્ટનો યુઝ કરીને ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરી શકીએ છીએ. શું આ ક્લિયર થયું તમને? Yes, sir. યસ સર, યસ સર. હવે ક્યુ ની અંદર પણ અલગ અલગ ઓપરેશન છે. ઇન્સર્ટ ઓપરેશનને આપણે શું કહીશું સ્ટેકમાં? પુશ.
આમાં એને આપણે કહીશું enqueue. આમાં આપણે એને શું કહીશું? enqueue. બરાબર, enter queue. પછી delete ને આપણે સ્ટેકમાં શું કહીએ છીએ? પોપ. આમાં આપણે એને કહીશું dequeue. શું કહીશું? DQ. ક્લિયર? ખબર પડી ગઈ? અને પીપ નો મતલબ કે ફર્સ્ટ ફ્રન્ટમાં અત્યારે કોણ છે? ફ્રન્ટમાં અત્યારે કોણ છે એ મારી માટે શું થયું? પીપ. ક્લિયર? યસ સર. નેક્સ્ટ ઇઝ ટ્રી. આ ટ્રી કયું ડેટા સ્ટ્રક્ચર આવી ગયું? હવે લિનિયર માં આપણે બંને જોઈ લીધા, સ્ટેક અને ક્યુ. Non-linear. So a tree is a non-linear data structure which consists of a collection of node. આની અંદર પણ નોડ હોય, પણ આ હેરાર્કિકલ માં હોય. જો લિનિયર વેમાં નથી હોતા. આમાં તમે જો એક પછી એક લાઈનમાં દેખાય છે તમને? તમે કહી શકો કે 10 પછી 20 આવ્યો, 20 પછી 30 આવ્યો, તમે આ પ્રિડિક્ટ કરી શકો. આમાં તમે જોઈ શકો કે 0 પછી 1 આવ્યો, 2 આવ્યો, 3 આવ્યો, 4 આવ્યો, તમે જોઈ શકો. પણ શું તમે આમાં કહી શકો કે આની પછી જ આ આવ્યો કે આ આવ્યો? નથી સર. આની પછી આને પણ તમે જો, આમાં તમે પ્રિડિક્ટ ના કરી શકો કે ભાઈ આની પછી આ આવ્યો છે કે આ આવ્યો, પેલા કોણ આવ્યું, તમને ના ખબર હોય. એટલે આપણે શું કહીએ છીએ? નોન લિનિયર. ખબર પડી કેમ નોન લિનિયર કહીએ છીએ? તો હેરાર્કિકલ પેરેન્ટ ચાઇલ્ડ હશે કે આ રૂટ આ એનો પેરેન્ટ છે તો આ બંનેના ચાઇલ્ડ છે, આ પેરેન્ટ છે તો આ બંનેના ચાઇલ્ડ છે. હેરાર્કિકલ ઓર્ડરમાં રાખીશું. વન ઓફ ધ નોડ ઇઝ ડેઝિગ્નેટેડ એઝ અ રૂટ. આમાં સૌથી પહેલા જે ઉપર હશે એને આપણે શું કહીશું? રૂટ. અને આ બધા એના શું હશે? ચિલ્ડ્રન બનશે. શું બનશે એના? Children. આ પાછો પેરેન્ટ નોડ છે, કાં તો આને આપણે બ્રાન્ચ પણ કહી શકીએ, કાં તો આપણે પેરેન્ટ પણ કહી શકીએ. પેરેન્ટ કોનો? આ બંનેનો પેરેન્ટ કોણ છે? આ છે. આ બંનેનો પેરેન્ટ કોણ? આ. બરાબર છે. એ રીતે અહીંયા પછી ચાઇલ્ડ અને પેરેન્ટ રિલેશનશિપ અહીંયા બનશે. જે સૌથી છેલ્લા હોય એને હું શું કહીશ? જેના કોઈ ચાઇલ્ડ ના હોય, જેના કોઈ પણ ચાઇલ્ડ ના હોય એવા નોડને હું શું કહીશ? લીફ નોડ. શું કહીશ? Leaf node. શું અહીંયા સુધી ખબર પડે છે? યસ સર. Yes sir. ઠીક છે, ચલો ઠીક છે, વાંધો નહીં. લેક્ચર ટાઈમ પતી ગયો છે તો ટ્રી, Yes, ગ્રાફ sir. અને આગળ જે પણ છે આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં જોઈશું. પછી અહીંયા આપણું ચેપ્ટર 1 કમ્પ્લીટ થશે. હું તમને આ એસાઇનમેન્ટ ક્વેશ્ચન આની અંદર જ આપી દઉં છું. એ તમારે લખવાના રહેશે. તમને બધા જ આન્સર આમાંથી મળી જશે. આ જ નોટમાંથી બધું મળી જશે. બહારથી ક્યાંય જોવું નહીં પડે તમારે. ઠીક છે, Okay, તો આજે sir. અહીં સુધી રાખીએ. ઓલ ક્લિયર? યસ Yes sir. યસ સર. યસ. ઓકે, કોઈ ડાઉટ?